हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्या हमारे पास ग्लोबल सिटीजनशिप है। तो फर्स्टली मैंने ये कहा था कि ग्लोबल सिटीजनशिप नाम की कोई चीज़ अभी तक है नहीं और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो अपना कभी भी सोवरेनिटी नहीं छोड़ेंगी। और जब तक वो सोवरेनिटी को नहीं छोड़ेंगी, सोवरेनिटी का मतलब डिसीजन लेने की पावर, तब तक ये संभव नहीं है। ठीक है। और लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं जिसकी मेंबर देश 193 के करीब हैं, WTO है, क्यों नहीं हम कह सकते कि हमारे पास ग्लोबल सिटीजनशिप है। तो पढ़ते हैं इसको। सिटीजनशिप हैज ए सेट ऑफ इंटररिलेटेड राइट्स एंड ड्यूटी। ये बता दिया मैंने, सिटीजनशिप का मतलब ड्यूटी और राइट्स प्राप्त होना है। These are followed strictly and violation of citizen rights lead to compensation। और जैसे ही आप सिटीजन को छोड़ते हो या सिटीजन का वायलेशन करते हो तो आपको ड्यूटीज और राइट्स दोनों छोड़ने पड़ेंगे। मेनली राइट्स छोड़ने पड़ेंगे। The idea of citizenship in recent time have paved way for global citizen। लेकिन एक नया वर्ड्स आया है या नया कॉन्सेप्ट या आइडिया आया है कि क्यों ना व्यक्ति को ग्लोबल सिटीजनशिप दी जाए, उसे सारे संसार की सिटीजनशिप दी जाए। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एम्प्लाइज दैट द पीपल ऑफ द एंटायर ग्लोब आर द सिटीजन ऑफ द अर्थ एंड शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द बाउंडेशंस। और ये आइडिया क्या कहता है कि व्यक्ति के पास ग्लोबल सिटीजनशिप होनी चाहिए दुनिया की, और सारे इंटायर ग्लोब का वो सिटीजन होना चाहिए, सारी पृथ्वी का, और उस पर बाउंड्री कोई सीमा तय नहीं की जानी चाहिए कि ये अमेरिका का सिटीजनशिप है या भारत का। इसके दो स्कूल हैं। स्कूल मैंने जैसे विचार करते हैं, दो तरह के थॉट्स हैं। फर्स्ट है स्कूल विच बिलीव्स दैट ग्लोबल सिटीजन एग्जिस्ट। एक वो लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप है, और दूसरा स्कूल विच बिलीव दैट ग्लोबल सिटीजनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा कि ग्लोबल सिटीजनशिप नहीं है, कहीं भी नहीं है। पहले क्यों कहते हैं लोग कि ग्लोबल सिटीजनशिप है, वो इस आधार पर कहते हैं, वो हम आधार पढ़ेंगे। ग्लोबल सिटीजनशिप एग्जिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉलोइंग ग्राउंड्स। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ एक ऐसी संस्था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में बनी। उसका मेन उद्देश्य इस विश्व में शांति स्थापित करना है। शांति स्थापना के साथ साथ अगर एक और फंडा है, अगर एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो यूएनओ की आर्मी है, भारत की भी शांति सेनाएं जगह जगह जाती हैं। वो आर्मी वहां शांति स्थापित करने के लिए, आक्रमणकारी के विरुद्ध लड़ने के लिए जाती है। जो यूएनओ है वो बहुत सारे कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, जैसे बच्चों के एजुकेशन को लेकर, बच्चों के हेल्थ को लेकर, माताओं के हेल्थ को लेकर, एपिडेमिक्स जिस तरह कोविड-19 की बीमारी है वहाँ से पैसा आ रहा है, दवाइयाँ रिसर्च हो रही हैं, युद्ध के समय जो भी होते हैं, और बहुत सारे रूल रेगुलेशन संसार में यूएनओ के द्वारा बनाए गए। जैसे समुद्रों को लेकर संधि बनाई गई है, आकाश को लेकर संधि बनाई गई है, अंतरिक्ष को लेकर संधि है, अंटार्कटिका, ऐसे क्षेत्र जो किसी भी देश की बाउंड्री में नहीं आते, यूनाइटेड नेशन ने उनके बारे में कानून बनाए हुए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक यूएनओ की संस्था है जो देशों के बीच झगड़ों को सुलझाती है। बट प्रॉब्लम क्या है, इसके पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गवर्नमेंट का होता है कि ये दुनिया की गवर्नमेंट चला सकता है, बट इसके पास सोवरेनिटी नहीं है। मतलब मान लो दो देशों का मामला गया कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में, जो यूएनओ की संस्था है, जैसे ही जज फैसला देंगे, माने या ना माने ये देशों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर भारत का कोर्ट इस तरह का ऑर्डर देता है तो वो मानना ही मानना पड़ता है। तो बात ये है, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स का इसने डिक्लेरेशन घोषित किया, जो राइट्स में आप पढ़ चुके हैं 1948 में, बट कोई देश उस फंडामेंटल राइट्स को लागू करे या ना करे, ये देशों पर डिपेंड करता है। मतलब इसके जो रूल्स हैं वो कंपलसरी लागू नहीं है देशों पर, ये देशों की मर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन सारे देश इसे लागू करने की कोशिश भी करते हैं, दिखावा करते हैं कोशिश करने का,
ताकि जो है उनका देश दुनिया में बदनाम ना हो जाए। हर देश ये चाहता है कि उनको ये कहा जाए कि ये यूएनओ के अकॉर्डिंग चलते हैं। Before the Second World War, League of Nations has been developed as a global organization to establish peace in the world. पहले लीग ऑफ नेशन हुआ करती एक संस्था जो 1920 में से फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद बनी थी, लेकिन वो संस्था पूरी तरह से फेल हुई। सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, इस वजह से बाद में 1945 में ये संस्था बनी। However, this organization failed due to the structural weakness and the Second World War could not be averted. मैंने ये बताया ना, नेशन ऑफ लीग जो है वो फेल हो गई थी और वो सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक पाई। तो जो दुनिया के पावरफुल देश हैं वो इकट्ठे आए, मेक देयर हेड्स एंड टेक डिसाइड टू ऑर्गेनाइज ए सच ऑर्गेनाइजेशन विच हैव मोर पावर देन नेशन लीग। नेशन लीग से वो ज़्यादा पावरफुल हो। इट कैन रिड्यूस द वॉर फियर फ्रॉम द वर्ल्ड एंड make peace and non-violence environment on the earth. It removes such structural defect in new organization called United Nations Organization. अब नया organization बना जिसको UNA कहते हैं। was established perhaps nearly all the world country. लगभग दुनिया के देश 193 देश हैं, तो लगभग इसमें सारे देश आ ही जाते हैं, वो उसके सदस्य देश हैं। Its member and its organization thus have 193 nations with the nowadays. Structurally and organizationally UNO provide global citizenship. मैंने बताया नहीं कि वो एक सरकार की तरह काम करता है और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो इस सारे वर्ल्ड को रूल कर सकता है। This is because UN Charter also provide right to its member and can upon time to fulfill certain moral obligation. क्योंकि यूएनओ की संस्था में हर किसी देश को मेंबरशिप है, राइट्स हैं और उन पर दायित्व भी डाले गए हैं कि वो जो भी फंडामेंटल राइट्स और जो भी रूल रेगुलेशन यूएनओ की तरफ से बनाए जाते हैं उनका पूरा करें। द मेंबरशिप ऑफ यूएनओ इज गिवन ओनली टू दोज कंट्री विच एग्री टू अबाइड बाय द सर्टेन कैंडिडेट्स। और दो मेंबर देश है वो कौन बनेगा यूएनओ का, जो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है यूएनओ का भी, अगर मेंबर देश उनको फॉलो करते हैं उससे एग्री होते हैं। हमारे देश का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51 ए है शायद, 51 ए, उसके अनुसार हमारे संविधान में भी कहा गया कि हम यूएनओ के जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा करने वाला देश है। भारत एक ऐसा देश है जो यूएनओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करता है। दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ पीस, और इसमें यूएनओ चार्टर में क्या लिखा हुआ है कि हर देश शांतिपूर्वक रहेगा, किसी पर अटैक नहीं करेगा और दुनिया की शांति को भंग नहीं करेगा, युद्धों से दूर रहेगा, अपनी जो समस्याएं हैं वो नेगोशिएशन से दूर सुलझाएगा। This proponent of the school therefore describe UN as a symbol of global citizen. और जिन्होंने इस UN को इस तरह से लेते हैं वो कि सारे मेंबर कंट्री हैं, सबके पास राइट्स हैं और रूल रेगुलेशंस हैं, तो इसका मतलब हर जो नागरिक है किसी भी देश का वो यूएनओ का सिटीजन है, और यूएनओ का सिटीजन है इसका मतलब वो ग्लोबल सिटीजनशिप है। लेकिन ये हार्ड सच्चाई ये है कि ग्लोबल सिटीजनशिप यूएनओ का मेंबर देश बनने से मिलती नहीं है, क्योंकि मेंबर देश तो बने हुए हैं। किसी भी संगठन का मेंबर देश बनने का मतलब ये नहीं कि है जो देश है वो अपनी सोवरेनिटी खो देगा। उसके पास सोवरेनिटी है, वो डिसीजन ले सकता है कि मेरे देश का नागरिक रहेगा या वर्ल्ड का नागरिक बनेगा। अगर इस तरह की नागरिकता है तो हम ये नहीं कह सकते वो नागरिक है। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूएनओ की संस्था है। ये ऐसी संस्था जो सारे विश्व में व्यापार के रूल रेगुलेशन तैयार करती है, जो ट्रेड है उसका रूल रेगुलेशन तैयार करती है। यूएनओ इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल फॉर्म, यूएनओ एक पॉलिटिकल फॉर्म नहीं है, इट इवन प्रोवाइड ए फॉर्म फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इसके साथ साथ इकोनॉमिक सहयोग के लिए भी ये फोरम है। दिस ऑब्जेक्टिव गिव बर्थ टू द आइडिया ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वैसे लेट हुई, जनवरी 1995 में। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसकी स्थापना कब हुई। इससे पहले एक गैट बातचीत होती थी, GATT, उसका रिप्लेसमेंट हुआ था। उसकी एक संस्था नहीं थी, एक टॉक थी बल्कि, और एग्रीमेंट था, उसको ख़त्म करके 1995 में उसकी जगह WTO आया था। WTO हैज़ नियरली ऑल द कंट्री एज इट्स मेंबर। WTO के लगभग देश मेंबर है, वैसे 182-83 के आसपास इसके मेंबर हैं। द नेटवर्क ऑफ WTO अफेक्ट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ऑल स्टेट ऑफ द ग्लोबल लेवल। और WTO की जो पॉलिसी है वो शायद UN उसके भी रूल इतने प्रभावित नहीं करते जितने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के करते हैं, क्योंकि मान लो आपको बाहर कोई वस्तु बेचनी है किसी भी अमेरिका की मंडी में या यूरोपियन मंडी में, तो सारे रूल रेगुलेशन WTO के द्वारा तय किए जाते हैं। लेकिन ये संस्था फेयर नहीं है। ये संस्थाएं उनके लिए, उन देशों के लिए ज़्यादा अच्छे रूल बनाती हैं जो इनको ज़्यादा पैसे देता है। जैसे अमेरिका जैसे देश, वो अपने फेवर में इनकी नीतियां करवाने की कोशिश करते हैं। Countries all over the world are trying to promote social, economic and political and cultural cooperation with UNO and WTO. The objective of the proponent of this school to realize that the dream of global citizenship where all individuals would forego the individual citizenship and become global citizen to work for progress of humanity all over the globe. और इस तरह से सारे देशों के लोग इनके मेंबर हैं और ये रूल और रेगुलेशन भी तय करता है। तो जो इस स्कूल के प्रोपोनेंट हैं, मतलब उसको मानने वाले हैं, वो मानते हैं कि जो WTO के सदस्य हैं उनके पास ग्लोबल सिटीजनशिप है। लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप क्यों नहीं है? अब आर्गुइंग, वैसे और भी IMF संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके मेंबर देश हैं, लेकिन ग्लोबल सिटीजनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। ये कहता है कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं। और ये चीज़ें मैंने बता दी, रियल बात यही है, नहीं है ग्लोबल सिटीजनशिप। द प्रोपोनेंट ऑफ दिस स्कूल बिलीव दैट द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इज यूटोपियन। जो प्रोपोनेंट है वो कहते हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एक कल्पना है, एक ऐसा आदर्श है जो कभी भी ज़मीन पर नहीं उतर सकता। फिलहाल अगर हम देखें इस शताब्दी में जो सेटअप है संसार का, उसमें तो ये संभव नहीं है। देखो, कभी भी ये क्वेश्चन लिखो तो आप शुरू में ये मत कहने देना कि ये नहीं है। आपने अपने तर्क रखने, उसके बाद आप ये कहोगे कि इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप कैन ओनली बी गिवन द स्टेट। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि ये स्टेट के द्वारा दी जाती है, किसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा नहीं दी जाती। They reject the notion of global citizenship on the following ground. इस आधार पर कहते हैं कि वो ग्लोबल सिटीजनशिप नहीं है। UNO does not give citizenship. UNO ने कहीं नहीं लिखा अपने चार्टर में कि हम किसी को सिटीजनशिप दे रहे हैं, और वो देगा भी तो किस देश का देगा, क्योंकि वर्ल्ड तो आज देशों में बटा हुआ है। ओके, UNO को तो अपनी संस्थाएं स्थापित करने के लिए दूसरे देशों में जमीन लेनी पड़ती, वो कहाँ की नागरिकता देगा। The proponent of this school believe that global citizenship is not possible since all the countries of the world are not its member. एक तो सबसे पहले इसके सारे मेंबर देश हैं ही नहीं, ठीक है, 193 देश हैं। दूसरी बात है, likewise though the UN Charter enlists certain rights and obligation, the UN does not have its own force to enforce the obligation. ये बात मैंने शुरू में ही कहा था कि हमने चार्टर डिक्लेयर कर दिया 1948 का, राइट्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे कि हर देश को ये लागू करना चाहिए, लेकिन ये लागू करने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास। अगर स्टेट ना चाहे, जैसे बहुत सारे सऊदी अरेबिया जैसे देश हैं, या लेबनान जैसे देश थे गद्दाफी के टाइम, या मिलिट्री शासन है जहाँ, वहाँ ये देश इसके UNO के हैं सदस्य, बट वो अपने देश के लोगों को फंडामेंटल राइट्स देते ही नहीं है। और UNO के पास इतनी फोर्स भी नहीं है कि वो फोर्सली देशों को कह सके कि आपको ये राइट्स क्यों नहीं दे रहे। देखो, देश डरते हैं क्रिटिसिज्म से,
संबंध खराब होने से, इंटरनेशनल दबाव से देते हैं वो। बट जब उनको लगता है कि उनकी सरकारें ये नहीं चाहती, तब तक वो चीज़ें नहीं मिलेगी। जब तक उस होम स्टेट वो नहीं चाहेगी, जब तक उनकी देश नहीं चाहेगा, तब तक ये अधिकार उन्हें नहीं मिलते। नो डाउट मोस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट फुलफिल द ऑब्लिगेशन ऑफ यूएन चार्टर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत सारे देश, मेनली डेमोक्रेटिक देश, यूएनओ के चार्टर को पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे देश में मैंने बताया कि 51 आर्टिकल में ये सब कुछ कहा गया है कि हम देंगे राइट्स, और हमने दिए भी हैं। बट दे हैव रिटेन देयर सोवरेनिटी, लेकिन अपनी सोवरेनिटी रखते हैं। मान लो अगर यूएनओ इंटरफेयर करेगा कि आपने क्यों नहीं दे रहे, तो ये बात देश कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस तरह से वो क्या करेंगे, मेंबर स्टेट पे, जिस देश का वो नागरिक है उस देश के नागरिक पर ही डिपेंड करता है कि क्या वो ग्लोबल सिटीजनशिप अपने नागरिकों को देगा या नहीं। उसके लिए आपको यूएनओ फोर्सली नहीं कर सकता किसी भी देश को। दूसरी बात जो डब्ल्यूटीओ है, कि आप डब्ल्यूटीओ तो खुद ही एक इकोनॉमिक एंटिटी है। देखो, सिटीजनशिप का काम होता है मोस्टली पॉलिटिकली, कि पॉलिटिकली आपकी जो सरकार है वो सिस्टम कैसा बनाती है, सरकार एक्ट बनाती है, सरकार कानून बनाते हैं, सरकार राइट्स देती है। लेकिन जो ये WTO, ये तो मेनली क्या है, आपके ट्रेड के लिए रूल एंड रेगुलेशन तय करती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो सिर्फ इकोनॉमिक पहलू से आपको सिटीजनशिप दे सकती है, जबकि उसकी कोई सरकार नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। तो ये तो बिल्कुल ही वो है। तो हम कंक्लूजन में क्या कह सकते हैं, इन कंक्लूजन वी कैन देयरफॉर से दैट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर, ना तो इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि लोगों को हम राइट्स दे सकें, राइट्स देकर कानून बना सके, और कानून के द्वारा उन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा हमारे पास ग्लोबल लेवल पर किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे एक देश में होता है ना, एक सरकार है, एक कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, जेल है, जुडिशरीज है, उसमें क्या है, एक व्यक्ति को हम राइट देते हैं, अगर वो वायलेट होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो ऊपर बैठी हुई हैं वो उनको प्रोटेक्ट करती है। यूएनओ के पास ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोबल सिटीजनशिप इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इतना है कि पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, लेकिन वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जब तक स्टेट पावर रहेंगी, जब तक देश शक्तिशाली रहेंगे, जब तक देशों के अपने डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, तब तक हम ये नहीं कह सकते इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी अगर ग्लोबल सिटीजनशिप मिल जाती है तो जितने भी ये युद्ध हैं, जितने भी ये हथियार हैं, वो बेकार हो जाएंगे। ना बाउंड्री रहेगी कुछ ना, और कल्पना बहुत अच्छी है, बट रियलिटी में इस कल्पना के पूरे होने के कोई चांसेस नहीं है। ये आपका चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच। नोट्स बना लेना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कमेंट्स में लिख दें।